Good morning, children. In the previous classes, we had started the chapter 2 of political science, right in the Indian Constitution. We had studied about the meaning of rights, Bill of Rights, fundamental rights, classification of fundamental rights, right to the fundamental rights which are classified are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Okay, so we had studied about right to equality and right to freedom, right against exploitation. Okay, in this part we would study the right to freedom of religion. So we are going to start by this portion. Okay, so let's start. Right to freedom of religion. बेटा हम सब जानते हैं दैट इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, है ना. हमारा देश बहुधर्म देश है. ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, है ना. तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया था कि जितने भी धर्म के लोग हैं यहाँ पर रहने वाले सभी अपने धर्म को इंडिपेंडेंटली फॉलो कर सकें और उन्हें आज़ादी मिले अपने धर्म को मानने की. उन पर किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो कि वो अपना धर्म बदलें या फिर भारत का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन हो, है ना. तो ये इसीलिए हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है. पहले ये डिक्लेयर किया जा चुका है प्रीएम्बल में ही. और इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब अपने अपने धर्म को फ्रीली फॉलो कर सकते हैं. ओके, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब अपने धर्म को वो मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, उनके जितने भी धार्मिक सम्मेलन हैं वो उन सबको भी वो मैनेज कर सकते हैं या फिर उनमें शामिल हो सकते हैं. फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति है तो वो अपने एक पर्टिकुलर धर्म के लिए, रिलीजन के लिए टैक्स पे कर सकता है. फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अगर कोई धार्मिक संस्था है तो उस धर्म से संबंधित व्यक्ति अपने उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है, अटेंड कर सकता है और वहाँ पर वर्शिप कर सकता है. तो ये जो फ्रीडम है रिलीजन से रिलेटेड वो हमारे देश में लोगों को मिली हुई है. ठीक है, तो ये था फ्रीडम ऑफ रिलीजन. नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज और ऑफ माइनॉरिटीज़. तो ये जो फ्रीडम ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बनाया गया है ना, ये जो राइट दिया, फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें मिला है, वो बेसिकली माइनॉरिटीज़ के लिए ध्यान में रखते हुए बनाया गया था. माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है बेटा? किसी कंट्री में जब एक ही धर्म को मानने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं, है ना, पर उनकी संख्या जो पूरा पॉपुलेशन है उसकी तुलना में काफ़ी कम होता है, तो वो माइनॉरिटीज़ में आते हैं. जैसे कि हमारे देश में हैं मुस्लिम्स हैं और पारसीज़ हैं, ये सब किस में आते हैं? जैन हैं, ये सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं. तो माइनॉरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए माइनॉरिटीज़ के कल्चर और एजुकेशन की प्रोटेक्शन के लिए ये जो फंडामेंटल राइट है वो दिया गया है. सो फर्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़. जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट दिया गया है. दूसरा, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश करने का उन्हें अधिकार मिले, इसके लिए ये राइट दिया गया है. जैसे मुस्लिम्स हैं, उन्होंने अपने मदरसे और मकतब बना रखे हैं, वो उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना. तो ये इसी फ्रीडम के तहत उनको ये राइट मिली हुई है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब क्या है कि जो हमारा संविधान है वो एक टाइम पर बहुत रिगिड है तो दूसरे टाइम पर बहुत फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल कैसे है कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। ओके, कैसे? राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट। ठीक है, जो भी राइट्स हमें, फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, उसकी इन्फोर्समेंट से रिलेटेड जो इशू हैं उसको लेकर के कोर्ट्स में मूव करने का अधिकार मिलता है इस राइट के थ्रू। ठीक है, इसमें कुछ रिट्स दिए हुए हैं, है ना। रिट्स का मतलब होता है जो भी इसमें कुछ लिखित रूप से अधिकार हैं, अलग एक अधिकार मिले हुए हैं जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। ठीक है, द कोर्ट कैन ऑर्डर वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स नोन एज रिट्स, है ना। तो रिट्स क्या होते हैं? जो कोर्ट है उन्होंने कुछ स्पेशल ऑर्डर दिए हुए हैं, है ना, कुछ स्पेशल डायरेक्शन दिए हुए हैं राइट्स को लेकर के, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, वो क्या कहलाते हैं? रिट्स कहलाते हैं। तो वो कौन कौन से रिट्स हैं? पहला है हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे अरेस्ट किया जाता है और उसे प्रेजेंट करने के किया जाता है तो ये जो है उसे अपने जो अरेस्टेड पर्सन है उसको पूरा अधिकार होता है कि वो अपने अरेस्ट होने के अगेंस्ट या फिर उसके ग्राउंड पर उस मैनर में वो कानूनी कार्यवाही कर सके। ठीक है, मतलब अपने आप को निर्दोष साबित कर सके, और अगर ये साबित कर सके कि उसको जो अरेस्ट किया गया है वो क्या है, इल्लीगल है या फिर उसका जो बेस है वो गलत है, और अगर कानून उससे सेटिस्फाइड होता है तो उसको व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, उसको जेल में नहीं डाला जाता। ये है हैबिस कॉर्पस। दूसरा है मैंडामस। दिस रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड्स that a particular office holder is not doing legal duty and thereby is enforcing on the right of an individual. Okay, मैंडेमस इस रिट का मतलब ये है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऑफिस जो होल्ड किया गया है वो अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर उसका जो ऑफिस है वो दूसरों के अधिकारों को, दूसरों के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, उस पर उसके बीच में रुकावट आ रहा है किसी व्यक्ति के राइट में, तो उसको इलीगल करार कर दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? मना कर देना किसी चीज़ के लिए, है ना। प्रोहिबिशन मतलब रोक लगा देना, रुकावट लगा देना, या फिर मना करना किसी चीज़ को। दिस रिट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट। ये जो रिट है इसे हायर कोर्ट इशू करता है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। जब एक लोअर कोर्ट जो है ना, एक जो लोअर कोर्ट है जैसे सेशन कोर्ट हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, तो वो ये कंसीडर करते हैं कि जो केस है उसे वो नहीं संभाल पा रहा है, तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भेजने के लिए इस राइट का यूज़, इस रिट का यूज़ किया जाता है। को वारंटो। इफ़ द कोर्ट फाइंड आउट दैट अ पर्सन इज़ होल्डिंग ऑफिस बट इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने कोई ऑफिस होल्ड कर रखा है, किसी ऑफिस में किसी पोस्ट पर कोई व्यक्ति है, लेकिन वो उस ऑफिस को होल्ड करने के लायक नहीं है, एंटाइटल्ड नहीं, उसके पास फुल्ली क्वालिफाइड नहीं है, तो इस तरह ये जो रिट है को वारंटो वो इशू किया जाता है और उस व्यक्ति को उस ऑफिस होल्ड करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। देन सेटेरियरी। इसका ये जो रिट है, इस रिट के अंतर्गत कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को या फिर दूसरे अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकती है ट्रांसफ़र का ना, अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू हायर अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। किसके ट्रांसफ़र का? कोई ऐसा मैटर जो उनके पास पेंडिंग है, तो वो ये ऑर्डर दे सकती है लोअर कोर्ट को कि वो हायर अथॉरिटी को
अपना ये जो पेंडिंग मैटर है वो उसको ट्रांसफ़र कर दे। ओके, तो ये क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो पोर्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे DPSP भी कहा जाता है। ओके, DPSP है ना। सो वाइल फंडामेंटल राइट्स गारंटी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स जो हैं राजनीतिक लोकतंत्र को गारंटी करते हैं, और DPSP जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इंश्योर करते हैं क्या? सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भी डेमोक्रेसी रहे, लोकतंत्र रहे, इसको गारंटी करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP बनाया गया है। सम गाइडलाइंस वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे वर नॉट मेड लीगली एनफोर्सिएबल, कुछ गाइडलाइंस जो हैं इनकॉर्पोरेट की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसे लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। जो गाइडलाइंस हैं वो नॉन जस्टिकेबल हैं। नॉन जस्टिकेबल का मतलब क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो हैं, लेकिन जुडिशियरी के थ्रू इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, है ना। DPSP कंटेन्स 3 थिंग, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसमें 3 चीज़ें मेनली कंटेन है। कौन कौन से? द गोल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, किस उद्देश्य को लेकर के ये बनाया गया है, दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट, जिसे सोसाइटी अडॉप्ट कर सके, जिसे सोसाइटी को अडॉप्ट करना चाहिए, समाज को अपनाना चाहिए, इस तरह के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कंटेन होते हैं DPSP में। दूसरा, और क्या कंटेन होता है इसमें? सर्टेन राइट्स, ऐसे अधिकार जो किसी इंडिविजुअल के लिए बनाए जाते हैं फंडामेंटल राइट के अलावा। फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी जो कुछ ऐसे राइट्स हैं जिसे एक व्यक्ति के लिए बनाया गया है ना, वो DPSP में आते हैं। देन थर्ड इज सर्टेन पॉलिसीज़ दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी हैं जिसे गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए या उसे फॉलो करना चाहिए, ये भी DPSP में कंटेन रहता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या अंतर है ना, इनको हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे मीनिंग दोनों के। फंडामेंटल राइट का मीनिंग क्या है? फंडामेंटल राइट एसेंशियल राइट्स होते हैं जो हर नागरिक को दिए जाते हैं, जबकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये केवल गाइडलाइन होती है जिसे एक पॉलिसी या लॉ के तहत किसी कंट्री पर एनफोर्स किया जा सकता है, लेकिन जुडिशियरी के थ्रू उसको एनफोर्सेबल नहीं होता है। ओके, उसका जो फंडामेंटल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में डिफाइन किया गया है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डिफाइन किया गया है। फंडामेंटल राइट का जो नेचर है वो नेगेटिव है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का नेचर पॉजिटिव है। फंडामेंटल राइट्स लीगली एनफोर्सिएबल हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। फंडामेंटल राइट जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करती है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करती है। फंडामेंटल राइट जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, ज़रूरत ही नहीं होती है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इम्प्लीमेंटेशन, इसमें सुधारों की आवश्यकता समय समय पर होती है। नाउ यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कुछ गोल्स, पॉलिसीज़ और नॉन जस्टेबल राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है, एट टाइम्स व्हेन गवर्नमेंट इंटेंड द इम्प्लीमेंट DPSP इट कैन कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद अफेयर्स ऑफ द सिटीजन। कभी कभी ऐसा होता है कि जब गवर्नमेंट DPSP को इम्प्लीमेंट करती है तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ इनका कुछ जो सिटीज़न को मिले हुए हैं उनके आड़े आते हैं, मतलब उनके बीच में टकराव कभी कभी हो जाता है। अगर जो गवर्नमेंट DPSP को जब अगर इन्फोर्स कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है, तो
वो फंडामेंटल राइट्स पर इफ़ेक्ट डालता है ना। दिस प्रॉब्लम अरोज व्हेन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अबॉलिश ज़मींदारी। ये समस्या तब आई थी जब गवर्नमेंट ने ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया था, है ना, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार जो पहले फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ा है। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था शुरू में, तब इसे फंडामेंटल राइट्स का ही एक पार्ट था, लेकिन बाद में इसे जो है अमेंड कर दिया गया, हटा दिया गया फंडामेंटल राइट में से। तो क्यों? क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम को जब अबॉलिश किया गवर्नमेंट ने, तब राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो था वो आड़े आ रहा था इसमें। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो सोशल नीड्स हैं, है ना, वो किसी एक व्यक्ति के इंटरेस्ट से कहीं बढ़कर होती है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और डीपीएसपी को इफ़ेक्ट किया। और ये जो है काफ़ी लंबे समय तक ये बैटल चला, उसके बाद जो है ये लॉ बन पाया, ये जो है राइट मिल पाया। तो कैसे बना ये हम यहाँ पढ़ते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी का निवारण हुआ, इसमें कैसे हटाया गया, कैसे अमेंड किया गया। 1973 में केशव नंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट में फाइनली गया और डिसीज़न आया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट ने ये जो पावर है उसको अमेंड कर दिया और हटा दिया। 1978 में फिर 44th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स में से रिमूव कर दिया और इसे सिंपल लीगल राइट के तहत आर्टिकल 300A के अंतर्गत रख दिया गया। ओके, नाउ बेसिक स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशव नंदा भारती केस। बेसिक स्ट्रक्चर जो इंट्रोड्यूस किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशव नंदा भारती केस में 1973 में, जहाँ पर ये कहा गया कि ऐसा सर्टेन बेसिक फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसे पार्लियामेंट में चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा इस चैप्टर में। हियर इट इज। ओके, नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया गया। इस अमेंडमेंट में एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी एक लिस्ट इंसर्ट की गई, जिसमें 10 ड्यूटीज़ एन्यूमरेट की गई हैं, जो कि अब 11 हो चुकी हैं। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके एनफोर्सिंग के बारे में कुछ नहीं कहता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लीगली ये इसको नहीं एनफोर्स किया जा सकता है ना। एक सिटीज़न होने के नाते एक सिटीज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की को अबाइड करे, संविधान को माने, अपने कंट्री की सुरक्षा करे, देश में शांति और व्यवस्था बना के रखे, भाईचारा बना करके रखे, है ना, अब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। यही सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आते हैं। हालांकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी ज़रूरत नहीं समझता कि इसको वो अपने जो है किसी आर्टिकल के तहत रखे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक द एंजॉयमेंट ऑफ राइट डिपेंडेंट और कंडीशनल अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज़, है ना। ये जो राइट्स हैं, आपको पता है राइट्स जो हैं एनफोर्सिएबल हैं, जबकि जो ड्यूटीज़ हैं वो एनफोर्सिएबल नहीं हैं। ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है, हर सिटीज़न का ये मॉरल ड्यूटी है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको वो पूरा करें। इस सेंस में अगर हम देखें तो जो इंक्लूजन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, वो हमारे फंडामेंटल राइट के स्टेटस को चेंज नहीं करता। इसीलिए इसको लीगली एनफोर्स नहीं किया गया है, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर उनको जो है उनके एनफोर्सिबिलिटी में कुछ दबाव आ सकता है या फिर उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको एनफोर्सिबल नहीं किया गया है हमारे संविधान में। ओके, नाउ दिस चैप्टर
is completed here. I will send you the notes of this part. I have already sent the notes for the part 1, which I have sent you in the previous class. The notes for this part I will send you later. Okay, read this chapter and listen the explanation carefully. Till then, goodbye.